सो वेलकम बैक। तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो ये बताओ कि आज का लाइटिंग कैसा लग रहा है। मैंने अपने रूम में जितनी भी लाइट थी मैंने बंद कर दिया। मेरे सामने बस एक रिंग लाइट है, और इधर मैंने और एक लाइट लगा लिया। अपना टेबल लैंप जो था मैंने उसको यूज किया। तो लाइट कैसा लग रहा है वो मुझे बताना एक बार कमेंट। मुझे तो ठीक ठाक सा लग रहा है, आप देखना पड़ेगा वो एडिट होने के बाद कैसा लगा। ओके फाइन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स को लेकर। एक बात तुम सच बताना, मैक्सिमम लोगों की कमजोरी नीट के सिलेबस के अंदर क्या होती है? क्या वो बायो होती है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है? मोस्ट ऑफ द पीपल का आंसर क्या होगा पता है? फिजिक्स होती है। मेरी भी थी, बट एक टाइम पे, उसके बाद खत्म हो गई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं तुम्हें एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा। मेरे जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में 32 मार्क्स थे। अच्छा। और फिर इस बार फिजिक्स मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, और मैंने फिजिक्स में 175 मार्क्स स्कोर किए। वो एक 32 से क्वेश्चन। 175। जी सर। एग्जैक्टली यही था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 32 मार्क्स स्कोर किया था फिजिक्स के अंदर, यानी कि मुझे फिजिक्स का कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं। और लास्ट अटेम्प्ट में मेरे जो है फिजिक्स में 175 मार्क्स आए थे, वो भी ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ था। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था ये, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट तक गया था ये क्वेश्चन। उसके बाद जाके ये मेरा गलत हुआ। ठीक है, पहले मेरा मार्क्स 180 था, फिर ये गलत होकर ये हो गया। तो तुम्हें भी डर लगता है फिजिक्स के अंदर, तो लास्ट 30 डेज में ऐसा क्या करना चाहिए, मैंने ऐसा क्या किया था, वो मैं शेयर करूंगा। मेन प्रॉब्लम्स क्या आती है कि लास्ट 30 डेज में ऐसा लगता है कि फॉर्मूलाज याद नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। ऐसे भी होता है कि मॉक टेस्ट के अंदर मेनली क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, बट जब घर में आके वो सेम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, आंसर देखते, सॉल्यूशन देख के, तब समझ में आ जाता है। तो यही सब सब चीजें मेरे साथ भी होती थी। तो क्या करना चाहिए इस लास्ट 30 डेज में, ये हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। सो मेरा नाम है आयान, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स कल्याणी, एंड आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि लास्ट 30 डेज में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ताकि आप फिजिक्स में 165 इजीली स्कोर कर सको इन फिजिक्स। बिलीव करो, स्टार्टिंग से मेरी फिजिक्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट नहीं थी, बट एट द एंड जाकर मुझे ये समझ आ गया था कि अगर मुझे रैंक का डिफरेंस अगर कोई लाने वाला है तो वो मेरा फिजिक्स ही होगा, क्योंकि फिजिक्स में मेरे कॉन्स्टेंटली अच्छे मार्क्स आते थे। सो इस वीडियो में मैं जानूंगा कि लास्ट के 30 डेज में मैंने फिजिक्स में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से मेरे मार्क्स इतने ज्यादा बूस्ट हो। दो तीन चीजें प्रॉब्लम जो कि स्टूडेंट्स अभी भी कर रहे हैं, जैसे मैं देखता हूँ, जो कि मैं भी करता था एक टाइम पे, कि उनको फिजिक्स जैसे बहुत चीजें क्या होती है भूल जाते हैं हम लोग। तो उनके लिए वो क्या करते हैं, अभी भी लेक्चर देख रहे होते हैं। मान लो कि लेक्चर कंप्लीट भी हो जाता है तो वो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, वो देखते हैं। लाइक कभी उम्मीद हो गया, कभी मिशन 100 हो गया, कुछ भी ऐसे जो जितने सारे बैचेस हैं वहाँ वहाँ से अलग अलग टीचर्स के, अभी सेम टीचर्स के अलग अलग क्रैश कोर्स, तो वन शॉट कुछ ऐसे देखे जा रहे हैं। दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू स्टडी फिजिक्स। आप अगर मल्टीपल जगह से सिर्फ करोगे, थ्योरी थ्योरी करते जाओगे, तो अभी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाली। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस ना के बराबर होता है। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि तुम बायो की तरह नहीं कर सकते। जैसे बायो के में वीडियो के अंदर बताया था कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, यानी कि थ्योरी को अच्छे से करना है। बट फिजिक्स वैसा नहीं है। फिजिक्स का अप्रोच ही लोग ऐसे करते हैं कि देखो, बायो तो सबका स्ट्रॉन्ग होता है ना, बायो का तरीका ही लोग फिजिक्स में लगा देते हैं। बायो इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, उसे पढ़ने का तरीका अलग है, उसमें थ्योरी ज्यादा करना होता है। बट फिजिक्स के अंदर थ्योरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिस होता है, यानी कि क्वेश्चंस लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिजिक्स इक्वल टू क्वेश्चन सॉल्विंग सब्जेक्ट। अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे तो डेफिनेटली तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज नहीं होने वाले। दूसरी गलती, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। किसी दोस्त ने कह दिया कि भाई ये बुक से कर, भाई ये बुक बहुत अच्छा बेस्ट है ना, एक्स वाई जेड इस बुक से कर ले। किसी ने और ने बोल दिया कि ये एबीसी बुक है, भाई इससे कर ले। लास्ट के टाइम पे अगर तुम रैंडमली बिना डायरेक्शन के अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा इंप्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं अगर बोलूंगा कि लास्ट के 30 डेज में क्या क्वेश्चन में करना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो सबसे पहली चीज, तुम्हारे पास जो नोट्स है जिसके अंदर ऑलरेडी क्वेश्चंस है, क्योंकि हर लेक्चर के अंदर टीचर क्लास में जो है तुम्हारे क्वेश्चंस कराता है, दे आर द गोल्ड, द गोल्डन वन। वो सारे क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टीचर जो तुम्हें पढ़ा रहा है वो 20 साल 30 साल के एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है, उसे पता है कि पेपर के अंदर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं। तो वो अच्छे से करना है। दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग द कंसेप्ट। ओके, दूसरी चीज, जो आपकी डीपीपीज वगैरह मिली थी क्लास के बाद, वो आपको करना है, क्योंकि मुझे पता है कि देखो डीपीपीज फर्स्ट बार में तो सॉल्व होती नहीं है, कुछ गलतियां वहां पे रहेंगी, वो करना है। थर्ड, आपको पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से करने हैं। ये तीन हो जाने के बाद अगर लग रहा है कि ये तीन मेरे अच्छे से हो गए, तो उसके बाद जाकर आप कोई दूसरी सोर्स को कर सकते हो। अगर आपने पूरे साल मॉड्यूल सॉल्व किया है तो आप वो कर सकते हो। अगर आपने पूरे साल कुछ और क्वेश्चन बैंक वगैरह आपके पास था, आप वो सॉल्व कर रहे हो, वो सॉल्व कर सकते हो। आपके पास कोई रेफरेंस बुक था जो कि आपने सॉल्व किया था, तभी जाकर करना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि नोट्स छोड़ दिया और रेफरेंस बुक बनाए जा रहे हैं, नहीं। पहले ये तीन चीजों को अच्छे से करो, नोट्स, देन आपके डीपीपीज वगैरह, असाइनमेंट्स वगैरह जो भी आपके टीचर ने प्रोवाइड किया था। तीसरा, आपका जो जो भी पीवाईक्यूज है उनको अच्छे से करना। और लास्ट में जाकर अगर टाइम बचता है, इन केस ये इनफ है, ये तीन चीज इनफ है
लास्ट में अगर आपको लगता है कि मुझे एक अपर एज चाहिए और ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे सब्जेक्ट के ऊपर, तो आप कर सकते हो। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि रेफरेंस बुक या फिर मॉड्यूल सारे चैप्टर से करने, उन चैप्टर से खास करके करो जहां पे आपको लग रहा है थोड़ा बहुत मेरा वीकनेस है। जैसे मैंने सारे चैप्टर्स के लिए मैंने नहीं किया था, मैंने मेनली जैसे कुछ चैप्टर्स थे जैसे वेब ऑप्टिक्स हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, ये चैप्टर्स मुझे थोड़ा उसको टफ लगते थे मेरे को, इनके लिए जो है मैंने जो मेरे पास जो क्वेश्चन बैंक था मैंने उसे सॉल्व किया। दूसरी चीज, बहुत लोग ना फॉर्मूला बहुत लोगों को याद नहीं रहता है ना, बहुत बहुत लोग बोलते हैं बहुत टफ है, ये है वो है, और बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं कि यार फॉर्मूला कौन रटता है ना, फॉर्मूला रट के तो नहीं होता है ना, दिमाग से काम लिया करो, फॉर्मूला तो डिराइव कर लोगे, ऐसे कर लो। दोनों ही गलत है। अगर तुम फॉर्मूला नहीं रटते, नहीं रट पा रहे हो, याद नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती है। और अगर ऐसा माइंडसेट है कि फॉर्मूला कौन ही रटता है ना, मैं तो सुपर इंटेलिजेंट हूँ, मैं एग्जाम में जाके फॉर्मूला प्रोड्यूस कर दूंगा, तो सबसे पहली चीज, दिस इज नॉट ए जेई एडवांस एग्जाम, राइट। यहाँ पे तुम्हें 180 मिनट के अंदर 180 क्वेश्चन करने हैं। तुम्हारा इंटेलिजेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे जो है ना मायने रखता है। तुम्हारे पास अगर वो स्किल है कि तुम 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को रीड करके उसका आंसर निकाल के ओएमआर फिल कर पाते हो, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर तुम वहां पे बैठ के वहां पे फॉर्मूला अगर याद करने लग गए तो फिर तो तुम्हारा हो गया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सारे फॉर्मूलाज याद करो, जैसे मेरे साथ होता था, मैं कुछ चीजें बहुत इजीली भूल जाता था। जैसे मुझे अभी तक याद है, मैं एग्जाम से पहले पहले तक मुझे कभी भी लाइक 2D के अंदर एक तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता था, राइट, वो मुझे जिंदगी में कभी याद नहीं हुआ। इवन कि एग्जाम से एक हफ्ते पहले भी मैं वो फॉर्मूला भूल जाता था। तो इन केस अगर वैसा कुछ आ रहा है ना, और एग्जाम में वो क्वेश्चन आता ही था 2D से, तो मैं उस क्वेश्चन को छोड़ दिया करता था। जैसे मैंने जितनी भी आकाश के टेस्ट दिए थे ना, उसके अंदर वो क्वेश्चन आता ही था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के। इसका मतलब ये नहीं कि यार नहीं आता फॉर्मूला तो नहीं डिराइव करना है, जरूर करना है, बट हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है कि हमें फॉर्मूले याद करके जाने, जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं उनको करना है। एंड सिंपल बात ये ध्यान में रखो कि यार नीट एग्जाम बहुत सिंपल होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो फिजिक्स में आते हैं वो पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले ही क्वेश्चन होते हैं। चाहे तुम 25 के पेपर को उठा के भी देख लो, तुम्हारे पास जो है ना 60 to 70% क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। बाकी जो रेस्ट ऑफ द 30 to 40% क्वेश्चन होंगे वही टफ थे। लेकिन अगर कोई अच्छे से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, तब भी तो उनके पास जो है ना 140 प्लस इजीली स्कोर कर पा रहे हो तुम। ठीक है ना, तो ये मोर इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूले अच्छे से रटे होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए। इन केस कोई फॉर्मूला भूल जा रहे हो, तब वो मतलब कंसेप्ट लगाओ उस फॉर्मूले को ड्राइव करने करते हैं कि 30 डेज में किस तरीके से हमें स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, मेन कोर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो देखो, हर चैप्टर का तो ना तुम्हें पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज क्यों सॉल्व करने, क्योंकि हर साल जो है ना पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं हर चैप्टर के। अगर तुम देखोगे तो मैं बोलूंगा तुम फिजिक्स के लिए लास्ट के 20 से 25 साल के पीवाईक्यूज कर सकते हो। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बायो। बायो के अंदर मैंने बोला था कि 5 से 10 साल के भी करोगे तो चलेगा, बट फिजिक्स के अंदर तुम चाहोगे तो तुम कर सकते हो। मैंने ये चीज भी नोटिस किया है, 1990 के क्वेश्चंस भी जो है ना बहुत बार रिपीट होते हैं। जैसे मुझे अभी तक याद है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई एक 1990 का क्वेश्चन था, वो 2013 के नीट में रिपीट हुआ था। तो ये जो चीजें है ना तुम कर सकते हो, क्योंकि देखो फिजिक्स के अंदर ऐसा तो नहीं कि बहुत कुछ नया कंसेप्ट है ना क्वेश्चन डाल देंगे। जो कंसेप्ट आज से 10 साल 20 साल पहले था वही कंसेप्ट आज भी एग्जिस्ट करता है, राइट। लेकिन बायो ऐसा नहीं है, बायो के अंदर इन्फॉर्मेशन वेरी करता है। उस टाइम पे कुछ अलग एनसीईआरटी बुक थे, इस टाइम पे कुछ अलग एनसीईआरटी बुक है। हम लोग उस टाइम पे कुछ अलग क्वेश्चन आते थे उस एनसीईआरटी बुक से, आज के जो बुक के थ्रू वो अलग क्वेश्चन आते हैं, तो वो वेरी करता है। बट फिजिक्स में ऐसा नहीं है, फिजिक्स में कंसेप्ट सालों भर साल चलता आता है, चलता आता है, चलता आता है। सो आपको क्या करना है, आपको 20 से 25 साल के पीवाईक्यूज को अच्छे से कर लेना है। हर चैप्टर के अंदर क्वेश्चन रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है। दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है, एक फॉर्मूला बुकलेट बना लो। अगर तुमने शॉर्ट नोट वगैरह बनाया है तो अच्छी बात है, उसको भी यूज कर सकते हो। अगर नहीं बनाया है तो एक फॉर्मूला बुकलेट बनाना। फॉर्मूला बुकलेट क्या होता है, हर चैप्टर के अंदर मैक्स टू मैक्स 15 से 20 से 25 ऐसे तुम्हारे फॉर्मुलेज होंगे, तो उनको एक जगह पे लिख लो। इससे क्या फायदा होगा, फॉर्मूले रटने में फायदा होगा। और चाहोगे तो उसको स्टडी टेबल में भी जहां पे पढ़ रहे हो ना वहां पे से चिपका लो। उसको सुबह उठो 10 मिनट देखो, रात को सोने से पहले 10 मिनट देखो, चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, और क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा आसानी होगा वहां पे। चीज, अपने रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा लिमिटेड कर दो। लिमिटेड इन द सेंस, मैंने हर बार बोला है कि 10 किताबों को करने से अच्छा है एक किताब को 10 बार करो। अभी के टाइम पे कोई एक बुक को अच्छे से करो एंड प्लस पीवाईक्यूज, इतना करोगे ना इनफ है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, तुम्हें स्टेप बाय चलना है। पहले क्या करने, नोट्स करने, उसके बाद क्या करने, डीपीपी असाइनमेंट्स वगैरह वो करने, फिर जाकर पीवाईक्यूज करने, उसके बाद जाकर कुछ टाइम मिलता है तब जाके तुम कोई बुक करो। मॉड्यूल वगैरह अगर पूरे साल किया था तो उसको भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आते हैं कि फिजिक्स के अंदर डेली प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए। इस टाइम पे तो मैं बोलूंगा हर दिन फिजिक्स के ट्राई करो, 40 to 60 क्वेश्चन आप करो। ठीक है, अब वो मैं ये नहीं बोला कि एक ही चैप्टर के 40 to 16 करो, डिपेंड करता है।
लाइक एग्जांपल, आज अगर आपने एनएलएम रिवाइज किया और वर्क पाएंजी रिवाइज किया तो उसके मिला के 40 से 60 क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। लेकिन आपने किसी एक ही चैप्टर को रिवाइज किया, हो सकता है कोई बड़ा चैप्टर था रोटेशन जैसा, तो उसके ही 40 से 60 क्वेश्चन कर लो। अब वो क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, बट ट्राई करना कि नए क्वेश्चंस ना हो, क्योंकि देखो नए क्वेश्चंस करने जाओगे तो नई नई गलतियां आएंगी, फिर नई गलतियों को रिवाइज कब करोगे, है ना। तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना ज्यादा स्टॉक है गलतियों का, ऑलरेडी तुमने जो प्रीवियस गलतियां की थी, जब तुमने पहली बार अपना नोट्स के अंदर क्वेश्चंस किया था, क्या लगता है कि सारे क्वेश्चंस बन गए थे? नहीं बने थे, तो उनको भी तो रिवाइज करना है। डीपीपीस के अंदर क्या तुम्हें लगता है कि सारे डीपीपीस के क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में तुमसे बन गए थे? नहीं बन पाए थे। तो हमारा तो ह्यूमन ब्रेन है, चीजों तो तुम भूल गए होगे। जो चीजें तुमने गलती की थी आज से 1-2 महीने पहले, शायद वो डीपीपीस की गलती तुम फिर से रिपीट कर दो, फिर से वो चीजें तुम वो कंसेप्ट भूल चुके होगे, तो उसे रिवाइज करना हमारे लिए वो फर्ज बनता है ना, क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना कि जो गलती एक बार कर दिया तो फिर उसे रिपीट करना है एग्जाम के अंदर। वही चीजें एग्जाम के अंदर अगर आ रही हैं तो हमें उसे गलती नहीं करना है। फिर पीवाईक्यूज के अंदर भी, पीवाईक्यूज जब तुमने फर्स्ट टाइम की होगी, गलती तो की होगी ना भाई, उनको अच्छे से एनालाइज करना है। तो ट्राई करना क्वेश्चंस वैसे सॉल्व करो जो तुमने कहीं ना कहीं एक बार सॉल्व किया था, जो बुक मार्क किया हुआ है, जो स्टार मार्क किया हुआ है, उनको करना, ठीक है। नए क्वेश्चंस करने के चांस थोड़ा कम, अभी अभी अगर लग रहा है कि पूरा सैचुरेट हो चुका है ना, सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं नोट्स के अंदर भी, है ना, पीवाईक्यूज के अंदर भी, डीपीवीज वगैरह भी सब हो चुका है, देन जाकर तुम कुछ चीजें कर सकते हो, मॉड्यूल वगैरह से क्वेश्चंस कर सकते हो, नए क्वेश्चंस जो तुमने नहीं किया था, ओके। और इन दी एंड फिजिक्स के अंदर तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट के अंदर तुम किस तरीके से फिजिक्स का अटेम्प्ट कर रहे हो। फिजिक्स एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, उसको ऐसा नहीं कि तुम्हें अगर लग रहा हो कि किसी को बहुत ज्यादा फिजिक्स का नॉलेज है तभी जाकर वो फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकता है। मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो कि इस रूल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता, है ना। मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं था, इवन की एग्जाम में भी मैं 2-3 क्वेश्चन में अटका था। एग्जाम्पल है ये वाला क्वेश्चन, जैसे देख सकते हो, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि मुझसे पता नहीं क्यों एग्जाम में बन रही था, क्योंकि वो एक माइंडसेट में डर बैठ गया था कि रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन तो मेरे से होने नहीं वाला, और ये थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा था। तो मैंने ना इसे स्किप कर दिया था। इस क्वेश्चन को फिर मैंने लास्ट में पता है किस तरीके से सॉल्व किया था, मैंने अपने दिमाग से सॉल्व किया था। जैसे तुम देख सकते हो, ये क्वेश्चन के अंदर ना पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और मुझे ये तो समझ आ गया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो आंसर आएगा ना, वो 1 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन पढ़ के तो डायग्राम देख के भी समझ आ गया था, और ऑप्शन एक ही था, ठीक है, जहां पे वो ग्रेटर देन 1 था। तो दिस इज द थिंग। अब इसका मतलब ये नहीं कि भैया ने भाई ऑप्शन लिमिटेड कर दिया तो हम भी ऐसे ही करेंगे। हो सकता है कि एनटी का दिमाग इस बार थोड़ा सा ज्यादा ही डेवलप कर जाए, वो चारों ऑप्शन ऐसे ही बना दे, तो वहां पे तो रिस्क नहीं ले सकते ना। तो ऐसी चीजें कर सकते हो, बट करना ही है ऐसा नहीं। फिजिक्स के अंदर ट्राई करना कि फिजिक्स को लास्ट में करो, ठीक है, जैसे मैं करता था, फिजिक्स को लास्ट में करो। हाँ, यहाँ पे ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं फिजिक्स पहले करके मेरे को अच्छा लग रहा है, कर सकते हो, बट मेरे लिए वो काम नहीं करता था, मैं फिजिक्स को लास्ट में करता था, आफ्टर केमिस्ट्री, आफ्टर बायो केमिस्ट्री। कैसे अटेम्प्ट करता था? देखो, फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे ही जो को तुम्हें फंसाने के लिए रखे होंगे उन्होंने, ठीक है, उनमें फंसना नहीं है। 2 राउंड में फिजिक्स का अटेम्प्ट करो। फर्स्ट राउंड में उन क्वेश्चन को कर लो जो कि पढ़ते के साथ ही साथ तुम उसे क्लिक कर जा रहा है कि अच्छा, ये रोटेशन का क्वेश्चन है, टॉर्क का क्वेश्चन है, इसमें ये फॉर्मूला लगने वाला है, हाँ, एनएलएम का क्वेश्चन है, इसके अंदर ये फॉर्मूला लगने वाला है, कुछ भी मतलब रे ऑप्टिक्स का फॉर्मूला क्वेश्चन है, इसमें ये फॉर्मूला लगने वाला है। जैसे ही क्लिक कर जा रहा है उसका अटेम्प्ट कर लो। बट ऐसा क्वेश्चन कुछ आ रहा है जो कि लग रहा है कि यार समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से क्या है, उसको छोड़ दो। उसे सेकंड राउंड में करना है, फर्स्ट राउंड में वो करना है, और फर्स्ट राउंड में देखोगे ना तो तुम्हारे 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी का जो भी बचेगा सेकंड राउंड में उसे सॉल्व करना। और ऐसा अगर कुछ हो रहा है जो बिल्कुल ही नहीं आता, बिल्कुल ही लग रहा है कि ये तो पता नहीं किसी अलग ही दुनिया से दे दिया, तो छोड़ देना। जैसे 2025 के पेपर में हुआ था, बहुत लोग ना, जैसे बहुत लोगों के पेपर में फिजिक्स पहले था, उन्होंने फिजिक्स पहले अटेम्प्ट किया था, सेकंड क्वेश्चन में ये वाला टफ वाला क्वेश्चन आ गया था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 10 मिनट तो इसमें बर्बाद किया, फिर भी नहीं बन पाया, है ना। तो वहीं पे सारा खेल खत्म हो गया एक्चुअली, वो पेपर के एंड तक क्या ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी लग रहा है क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है उसे स्किप करो, थर्ड क्वेश्चन सबसे ईजी होगा, थर्ड नहीं होगा तो फोर्थ सबसे ईजी होगा, राइट। ऐसा ट्राई करो, तुम्हें आखिरी तक पहुंचना है। आई एम डैम श्योर आखिरी क्वेश्चन सबसे ईजी होने वाला है। ये माइंडसेट बना लो कि यार आखिरी क्वेश्चन सबसे ईजी है, मुझे वहां तक पहुंचना है। और चैप्टर्स की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, लाइक रिविजन करने के लिए, तो सबसे पहले तो हाई वेटेड चैप्टर्स के थ्रू चलो। तुम नेट पे सर्च करोगे ना, या फिर मैं भी डाल दूंगा एक लिंक तुम्हारा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, चैप्टर्स का वेटेज जो भी है ना उसके अकॉर्डिंग रिवीजन शुरू करो। लाइक हाई वेटेज चैप्टर्स जो तुम्हारे हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, ठीक है, जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला, ये सारे चैप्टर्स हो गए, दिस आर हाई वेटेज चैप्टर्स, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इनको पहले अच्छे से कर लो, ठीक है, देन धीरे धीरे तुम जो है नीचे नीचे के चैप्टर्स जाओ। अच्छा, ये हाई वेटेज से मेरा मतलब क्या है, ये तुम्हें समझ में आया? देखो एक चीज बताता हूँ, जैसे यूनिट एनिमेशन तुम्हारा एक चैप्टर है, ठीक है, तुम बताओ उसे रिवाइज करने में तुम मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लगता है? चलो इन द वर्स्ट केस सिनेरियो में मानता हूँ तुम्हें वो 2 से 3 घंटे लगता है, राइट, छोटा सा चैप्टर है।
लेकिन उसमें से क्वेश्चंस कितने आते हैं? हर साल 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। इनफैक्ट उसके अंदर जो कंसेप्ट है डायमेंशन एनालिसिस, तुम उससे दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो, राइट? तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका क्या होता है कि तुम्हारा जो पढ़ने का टाइम बहुत कम लगता है लेकिन मार्क्स बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है? वहीं पे तुम रोटेशन का देख लो, उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, लेकिन अगर रोटेशन को रिवाइज करने बैठोगे तो 5 से 6 घंटे तो तुम्हें लग ही जाएंगे। सो रोटेशन को थोड़ा प्रायोरिटी यहाँ पे कम देना है, यूनिट एंड एमिशन को ज्यादा प्रायोरिटी देना है। एट दी एंड मैं तुम सभी को यही कहना चाहूंगा, आई नो तुम लोगों का फिजिक्स बहुत ज्यादा मतलब टफ लगता है, मेरे को भी लगता था। ये सच्चाई है कि फिजिक्स इंपॉसिबल नहीं है, बट हमारा अप्रोच कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत होता है, जिसकी वजह से मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ना बहुत कम मार्क्स आए थे, है ना? उसके बाद धीरे धीरे मेरा फिजिक्स इंप्रूव हो गया, होता गया, अच्छा लगने लगा फिजिक्स। फिजिक्स में एक इंटरेस्ट जग गया, जिसकी वजह से मेरा फिजिक्स इतना ज्यादा इंप्रूव हो पाया। तो नेक्स्ट अगर 30 डेज में इस प्लान को फॉलो करोगे, इस तरीके से अगर तुम अपनी रिवीजन को करोगे, तो डेफिनेटली 100 से 150 मार्क्स तो तुम्हारे इजीली आ जाएंगे, ठीक है? अगर तुम अभी जीरो पे भी हो ना तो अच्छे से कर पाओगे। और ये जो सीरीज हमारी चल रही है लास्ट 30 डेज की सीरीज, जहाँ पे मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि लाइक किस तरीके से 30 डेज के अंदर क्या करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी बायो कवर कर लिया है, ऑलरेडी मॉक टेस्ट वगैरह के बारे में तुम्हें बता दिया, टाइम टेबल वगैरह सब बता दिया है, ठीक है? नेक्स्ट मैं बात करूंगा केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है? इसके अलावा भी अगर तुम्हें कुछ लग रहा है कि भैया आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो जरूर कमेंट करना। जैसा हर वीडियो में कहता हूँ, मैं हर वीडियो का कमेंट सेक्शन खोलता हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है? एंड उसके अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाता हूँ। जैसे फिजिक्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसे ही तुम जो भी तुम्हें लग रहा है वो बताना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना लूंगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इस बार तो भाई सिलेक्शन लेके दिखाना है, ये भी चीज कमेंट करना कि भाई इस बार तो सिलेक्शन लेना ही है।